नमस्कार, मैं सृजन शुक्ला आपका स्वागत करता हूं डिजिटल भारत न्यूज के डिजिटल टॉक शो। हर बार की तरह इस बार भी हमारे मेहमान आपके ही बीच के जनप्रतिनिधि, राजनीतिक जनप्रतिनिधि हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं, जिनका नाम है माननीय श्री जतिन राज। जतिन जी राम मनोहर लोहिया वार्ड के पार्षद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। जतिन जी नमस्कार। साधारण एनएसयूआई कार्यकर्ता से पार्षद तक का सफर किस प्रकार था? हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहेंगे। मैंने साइंस कॉलेज से बीएससी की हुई है और कॉलेज के दौरान ही मुझमें एक जुनून था कि मुझे समाज को सुधारना है। लोगों को संगठित करके मैंने पहले कॉलेज की समस्याएं उठाई। उस काम में जब मुझे मेरी साथियों का सहयोग मिला तो मेरे मन में कॉन्फिडेंस आया मेरे साथियों की बदौलत कि मैं आगे आकर भी कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने विश्वविद्यालय तक गया और उसके बाद छात्र संघर्ष के लिए काम किया और मुझे पूरे कॉलेज के साथियों का सहयोग मिला। और उसके बाद मैंने यूथ कांग्रेस के माध्यम से जबलपुर शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर काम किया और पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे पार्षद की टिकट दी और जनता ने मुझ पर विश्वास करके मुझे अभी तक यहाँ पहुँचाया। एक साधारण बैकग्राउंड से रहकर आपने पार्षद तक का सफर तय किया। जब आप एनएसयूआई में गए तो कौन कौन सी चुनौतियां आपके समक्ष थीं? किस प्रकार के छात्र आंदोलन आपने किए? कोई एक विस्मरणीय पल होगा जो आपको याद होगा, जो एक आंदोलन होगा जो आपने छात्र हित में उठाया था? क्योंकि मेरे परिवार से कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से था नहीं, इसलिए एकदम से मैं बहुत ज़्यादा मुझे किसी बड़े नेताओं का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब शहर के नेताओं ने और प्रदेश स्तर के एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने देखा कि मैंने बहुत संघर्ष किया और मेरे साथ साथियों की संख्या काफी थी, तो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे एनएसयूआई में प्रदेश बॉडी में बनाया और मुझे विश्वविद्यालय का प्रभारी बनाया। जब मुझे विश्वविद्यालय का प्रभारी बनाया तो मैंने एनएसयूआई और एबीवीपी का उस समय बहुत टक्कर चलती थी एनएसयूआई छात्र संघ चुनाव को लेकर, तो मैंने पूरे कॉलेजों में जाकर अपनी टीम तैयार की। उसके बाद जब मेरे साथ पूरे कॉलेजों में मेरे संगठन के लोग आ चुके थे तो विश्वविद्यालय में हमने देखा था कि बहुत सारी समस्याएं होती थी, बहुत छोटी छोटी समस्याएं, लेकिन जिसको लेके छात्र परेशान होते थे। अभी तो ऑनलाइन सब कुछ एडमिशन होते हैं, उस समय सब मामला धांधली हो जाती थी, किसी की अप्रोच आ जाती थी। तो जो हमारे मंडला डिंडोरी से बच्चे आ रहे हैं या जिनके कोटे हैं उनके कोटे को भी दबाकर ऑनलाइन होता नहीं था तो लिस्ट उनकी गायब कर दी जाती थी। तो इन सब मामलों को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया और कुलपति से मिलके और उन लिस्टों को हम लोगों ने देखकर जहां भी गड़बड़ी हुई, जिनके एडमिशन फॉल्स थे या कम परसेंटेज पर दिए गए, तो हमने उन एडमिशन को रद्द कराकर जो जायज थे, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, चाहे महिला के हो या SC ST के हो, हमने उनको भी उनका हक दिलाया। और छात्र संघ चुनाव को लेकर हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। विश्वविद्यालय में कैंटीन की भी हमने मांग की। कई बार ये होता था कि छात्रावास को बंद कर दिया जाता था, तो छात्रावास को खोलने के लिए भी हम लोगों ने मुहिम चलाई। और छात्रावास और डे स्कॉलर के बीच में जो एक कभी कभी तनाव की स्थिति रहती थी, तो हम लोगों ने वो भी काम किया कि छात्रावास और डे स्कॉलर के बीच में कोई तनाव की स्थिति ना रहे, और हम लोगों ने बड़े अच्छे से सामंजस्य के साथ काम किया। इसके उपरांत आप एनएसयूआई में किस पद पे थे और किस वक्त तक आपने एनएसयूआई में कार्य किया? मैं लगभग 2005 या 6 में एनएसयूआई का स्टेट जनरल सेक्रेटरी बना, उसके और साथ में विश्वविद्यालय प्रभारी भी बना। फिर उसके बाद सेकंड बॉडी में मैं पुनः जनरल सेक्रेटरी बना स्टेट में। एनएसयूआई छोड़ने का मन क्यों हुआ और युवा कांग्रेस आने का कैसे सोचा आपने युवा कांग्रेस में आने का? चूंकि जैसे कि एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की एक एज डिसाइड होती है, तो उस एज को जब मैं क्रॉस करने लगा उसी दौरान हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में चुनाव प्रणाली ले आई। तो जो मेरे जूनियर थे, मैं चूंकि 4-5 साल एनएसयूआई में काम कर चुका था, तो मुझे लगा कि जिन्होंने मेरा साथ दिया और जो अच्छे युवा हैं जो एनएसयूआई में काम कर रहे हैं, अब उनको भी चांस मिलना चाहिए। मैंने स्टेट में रहकर 4 साल काम कर लिया था, तो मैंने नए युवाओं को अपने साथ में लेकर उनके सपोर्ट किया और उनको चांस देने के लिए मैंने उनका इलेक्शन फाइट कराया और हमको सफलता भी प्राप्त हुई। और उसके बाद मैंने यूथ कांग्रेस में आ गया। यूथ कांग्रेस, आज यूथ कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, चाहे वो व्यापम के मुद्दे को लेकर हो, चाहे उत्तर मध्य की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर हो, चाहे ITI माड़ोताल की रोड की समस्याओं को लेकर हो।
ये सारी समस्याएं आपने जब देखी तो आपके मन में आंदोलन करने का किस बारे में सोचा कि आप कब तक विपक्ष में बैठे हैं और आपका आंदोलन किस प्रकार से सफल होगा? आपने किस बारे में कैसे सोचा ये करने का? मैं अभी वर्तमान में यूथ कांग्रेस का उत्तर मध्य विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। लगभग 2-2.5 सालों से जब से मैंने अध्यक्ष पद संभाला है तो मैंने देखा कि अपने यहाँ पर उत्तर मध्य विधानसभा में जितने भी वार्ड हैं और जो मुख्य सड़कें हैं वो शुरू से ही काफी समय से जर्जर है। 12-13 साल से तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी यहाँ पर मुख्य सड़कें जैसे दमोह नाका हो या विजयनगर के लिए भी हमने विजयनगर के मार्ग के लिए भी बहुत संघर्ष किया। हमने खच्चर घोड़ा यात्रा भी निकाली, क्रमिक आंदोलन किए हमने, वहां पर धरना भी दिए, कई बार पुतला दहन किए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने विजयनगर में आके घोषणा की और वहां की रोड बनी। हमने देखा बलदेव बाग, रानीताल, अभी वर्तमान में सिविक सेंटर में ITI की रोडों के लिए हम क्रमिक अभी भी लगातार आंदोलन करते आए हैं। हमने मुख्य अधिकारी से कई बार बात की, निवेदन किया, उनको ज्ञापन दिया और जब वो उसके बाद भी उन लोग नहीं चेतते हैं तो हम फिर आमरण आंदोलन या बैलगाड़ी यात्रा इस तरीके के आंदोलन निकालते ताकि हमारे जो जबलपुर शहर के मंत्री महोदय हैं, सांसद हैं या विधायक हैं, महापौर जी हैं, कम से कम वो शहर में जब उनको जनता इतना विश्वास कर रही है तो शहर की जनता के साथ ये छलावा बंद होना चाहिए कि मुख्य मार्गों की सड़कें इतनी जर्जर हैं कि लोग निकलना दुर्भर है। यदि गाड़ी लेके निकलते तो लोगों को मजबूरी में कपड़ा बांध के चलना पड़ता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि कहीं पुलिस की चेकिंग लगी है। बहुत जनता शहर की इस समय मेरे को लगता है कि बहुत परेशान चल रही है। क्या इस प्रकार के आंदोलन करने से आपको लगता है कि आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचती है या कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर हो जाता है? आपकी पार्टी के ऊपर के नेता जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अच्छे से नहीं, सक्रिय रूप से नहीं देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका आंदोलन सफल हो पाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर के नेता यूथ कांग्रेस के या निश्चय के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे जबलपुर शहर नगर निगम में 7 टिकटें यूथ कांग्रेस को दी गई थी और ईश्वर की कृपा से सभी 7 युवाओं ने पार्षद पद पर अपनी विजय प्राप्त की और कांग्रेस को भी मजबूती दी। और ऊपर के नेताओं को मैं ये धन्यवाद भी बोलूंगा कि उन्होंने यूथ पर पहली बार इतना विश्वास किया और शायद पूरे मध्य प्रदेश में जबलपुर ही एक ऐसा शहर है जहां इतने युवाओं को टिकट मिली और 100% पूरे 100% यूथ जीत के आए। तो आखिर हम पर ऊपर के जितने भी आला पदाधिकारी हैं वो यूथ कांग्रेस पे विश्वास करी और यूथ कांग्रेस लगातार किसी न किसी माध्यम से सक्रिय होकर विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रही है। एक ऐसी सरकार से आप इस समय हैं जिसमें जो केंद्र में भी नहीं है और राज्य में भी नहीं है। इस समय मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप उस समय कांग्रेस के पार्षद बने हैं, तो कैसे अपनी बातें, जनता की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ना कितना कठिन हो जाता है? क्योंकि अभी ना प्रदेश में सरकार है ना केंद्र में सरकार है, लेकिन हम लोग चूंकि युवक कांग्रेस से हैं तो हम लोग को यही बताया जाता है कि भले ही हम 4 लोग हों लेकिन यदि कोई भी समस्या हमारे लिए आती है तो हम 4 लोग ही जाके खड़े होंगे, क्योंकि ये एक आदमी से ही बूंद बूंद करके जिस तरीके से घड़ा बढ़ता है उस तरह आज देखा जाए तो यूथ कांग्रेस की जबलपुर शहर में बहुत संख्या में हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी लोग हैं। ये सब हम लोगों ने अपनी मेहनत से और उनके सहयोग से ही जोड़े हैं। चूंकि हमारे साथी इतने ज्यादा संख्या में है तो किसी न किसी के माध्यम से हम लोग जनता से जुड़े रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग और वार्ड के माध्यम से हमें कई बुजुर्ग वरिष्ठ गण भी बताते रहते हैं कि बेटा ये समस्या, इस पर आंदोलन किया जाए। जैसे कि हमारे वार्ड में ही सामुदायिक भवन को अभी बंद कर वहां पर नगर निगम का जोन कार्यालय खोला जा रहा था, तो उसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया और चूंकि वहां पर गरीब बस्ती है तो उसको सामुदायिक भवन को हम लोगों ने पुनः करवाया और वहां पर जोन कार्यालय नहीं खुलने दिया। कुछ दिनों पूर्व मैंने किसी अखबार में यह खबर पढ़ी थी कि आपके ही वार्ड में आपके ही द्वारा एक तालाब को खोजा गया था। जी, तो ऐसे कितने प्रकार के आपने वार्ड में विकास के कार्य करवाए हैं, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हमारे वार्ड में चौधरी बस्ती अंतर्गत एक तालाब था जो कि काफी प्राचीन है और ऐसा क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि 1980 के दशक के आसपास उस तालाब में लोग बकायदा स्नान करते थे और काफी मतलब अच्छा तालाब था, उसका स्वरूप था जैसा कि आज हनुमान ताल वगैरह का है जी। लेकिन चूंकि साफ सफाई के अभाव में और देखरेख के अभाव में वो तालाब धीरे धीरे पूर्णतः चोई और नाली के पानी से वो पूरा दूषित हो गया। और मैंने भी देखा कि उस तालाब में कुछ काम हो सकता, तो मैंने सबसे पहले वहां पर सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद जब वहां की पूरी चोई अलग हुई तो पानी उसका इतना दूषित हो चुका था और चूंकि वहां पर इतना ज्यादा अतिक्रमण हो चुका है उस तालाब में कि लोगों के
जो टॉयलेट का पानी है और नालियों का पानी है टोटल उस तालाब में मिल रहा है। तो उस तालाब को मैंने देखा कि उसमें बहुत ही गंदा पानी है और उस तालाब को या तो वहां पर अब बंद करने की स्थिति आ गई है, क्योंकि चारों तरफ से वो बस्तियों से घिर चुका है, और यदि उसको तालाब हम बना के रखेंगे तो वहां पर कोई हादसा हो सकता है। इसलिए मैंने नगर निगम में ये आवेदन दिया कि उसको बंद करके या तो कोई सार्वजनिक छोटा सा मैदान बन सकता है, ताकि वहां पर क्षेत्रीय बच्चे और बुजुर्ग लोग अपना सुबह शाम की सैर करें, और वो छोटी मोटी पार्टी के लिए भी वहाँ की जनता के काम आ सकता है, क्योंकि वो बहुत गरीब क्षेत्र है। तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। गरीबी रेखा के कार्ड एवं राशन कार्ड, ये राम मनोहर लोहिया वार्ड के काफी गरीब बस्तियां वहाँ पे हैं, इसके लिए आप किस प्रकार की मुहिम चला रहे हैं? शायद मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्देश हैं, सिर्फ विधवाओं के ही राशन कार्ड बन रहे हैं और विकलांगों के राशन कार्ड बन रहे हैं। चूंकि हमारे क्षेत्र में बहुत सारा बस्ती है और बहुत सारे गरीब लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने इसके लिए कई बार कलेक्टर महोदय से संपर्क किया, उनको ज्ञापन भी दिया, और हमने व्यक्तिगत जाके भी बताया कि आप एक सर्वे कर लें, जो लोग उस राशन कार्ड के वाकई हकदार हैं आप उनके राशन कार्ड बनाएं, एक सर्वे करें। क्योंकि कलेक्ट्रेट में बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे बिचौलिए हैं जो पैसा लेके 2000-3000 रुपए लेके कार्ड बना देते हैं, और जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो लाभ उनको मिल नहीं पा रहा है। सर, तो बिचौलियों के पास जाने की जरूरत ही क्यों पड़ जाती है जनता को? आप जैसे एक युवा पार्षद उनके वार्ड में हैं, तो ये बिचौलिए शब्द कहाँ से आ गए सर? जो गरीब जनता है वो कम से कम 2 बार 4 बार 5 बार कई सालों से भी कई बार फॉर्म भरते आ रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा, उनके राशन कार्ड बन नहीं रहे हैं। तो लोगों को ये लगता है कि जिसको जरूरत है, बहुत गरीब है, तो वो किसी तरह के कुछ भी करके अपना व्यवस्था करके ऐसे लोगों के पास पहुंच जाता है कि भाई हम इनसे संपर्क करके 2000-3000 रुपए दे दें, लेकिन हमारा राशन कार्ड बन जाए। अभी हाल में ही एक सर्वे हुआ था जिसमें लगभग जबलपुर शहर से एक आकलन है 1 लाख के आसपास शायद राशन कार्ड में से 16-17 हजार राशन कार्ड निरस्त किए गए। 16-17 हजार राशन कार्ड निरस्त किए। अर्थात ज्ञापन और आंदोलन की आवाज बनकर आप गरीबों की समस्याएं सुलझाने में लगे हुए हैं, परंतु वो समस्याएं सुलझती नहीं है जतिन जी। बहुत संघर्ष करना पड़ता राशन कार्ड के लिए, किसी से छिपा नहीं है। यदि हम 10 फॉर्म भरवाते हैं और बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं तो भी उसके बाद भी मुश्किल से 5 कार्ड बनाते हैं। 5 उन लोगों ने शायद ऐसा नियम ही बना लिया कि यदि 10 कार्ड बने तो शायद सरकार या अधिकारी ये मानते हैं कि वो 10 लोग गरीब नहीं होंगे, भले ही हम उनका 5 बार फिर दोबारा फॉर्म भर दें उनके 5 बन जाएंगे, लेकिन पहली बार में यदि 10 फॉर्म बने तो 10 का नहीं बनाते। जबकि नियम ये है कि आप सर्वे करिए, 10 ने यदि 20 भरे हैं तो आप सर्वे करिए, गलत है तो आप मत बनाइए, और सही है तो आपको बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के बीच मतलब जनता पिस रही है, ये हम सोच सकते हैं, कह सकते हैं इस बात को। बिल्कुल, जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको राशन दुकान वाले राशन नहीं देते हैं, कभी समग्र आईडी लिंक करने के नाम पर, कभी आधार कार्ड लिंक करने के नाम पर, कभी बोलेंगे आप कलेक्टेड जाओ, मतलब 3-3 महीने से लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। अभी इसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिस पर आंसू गैस और लाठीचार्ज हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन को कोई सुध बुध नहीं रही और वो ज्यों का त्यों रवैया अपना रही है। सर, बात करते हैं सफाई की। आपके वार्ड में किस किस प्रकार की गंदगी का माहौल होता है, जिसको साफ करवाने के लिए आप कौन से कदम उठाते हैं, ये हम जानना चाहिए। क्योंकि हमारे वार्ड में 3-4 बस्तियां हैं, तो बस्तियों होने के कारण थोड़ी वहां पर बस्तियों में गाड़ियां पहुंच नहीं पाती हैं, तो वहां पर गंदगी होती है। लेकिन हमारे यहाँ के सुपरवाइजर और हम अन्य कर्मचारी भी रखे हुए हैं जो कि प्रतिदिन सबसे पहले बस्तियों से ही काम लगाते हैं सुबह, और बस्तियों की सफाई करने के बाद वो अच्छे इलाकों में आते हैं। तो लगभग हमारे यहाँ पर वार्ड में सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक सफाई कार्य चलता है, और यदि शाम को या रात को भी कोई जानवर खत्म हो जाता है या कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है तो हम बाकायदा अपने कर्मचारियों को भेजते हैं और उस समस्या को। परंतु जतिन जी, आप डिजिटल भारत की टीम ने एक वहाँ पे दौरा किया था एक समय, तब वो वहाँ पे गंदगी का अंबार अभी भी लगा हुआ था, बस्तियां बहुत ज्यादा दिख रही थी और साफ सफाई कहीं समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारी चौधरी बस्ती है, वो बड़ी बस्ती है, वहां पर लगभग 550-600 घर हैं, तो उस बस्ती का पूरा कचरा इकट्ठा करके हम पीछे तरफ लगवा देते हैं, जहां से एक नगर निगम की गाड़ी आती है और वो गाड़ी आकर पूरा कचरा उठाती है।
कुछ अलग जो रिहायशी क्षेत्र है वहाँ का कचरा इकट्ठा करके ऐसे 2-3 पार्टों में हमको पूरे वार्ड का कचरा इकट्ठा करना होता है। और जो मुख्य पूरे शहर का कचरा उठाते हैं वो लोग आने में देरी करते हैं, जिनको हम बार बार फिर फोन भी लगाते हैं, जिनके पास ये मुख्य कार है जो पूरे जबलपुर शहर के वार्ड का कचरा कठौंदा में पहुंचाते हैं, उन लोगों की लापरवाही से करके ये ढेर लगे रहते हैं। और जो हमारे कर्मचारियों का काम है सुबह से झाड़ू या नाली का, वो तो हम विधिवत पूरा प्रयास करते हैं कि प्रतिदिन ही होता है। किस प्रकार से वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है सड़कों का? हमारे वार्ड में सबसे बड़ी 2 सड़कों की समस्या थी। एक त्रिमूर्ति नगर से लेकर 90 क्वार्टर की रोड, जो शायद मेरे जानकारी के अनुसार शायद पहले कभी आरसीबी रोड बनी ही नहीं थी, उसमें सिर्फ डस्टिंग होती रही। अभी उसका काम लग गया, लगभग 1 करोड़ की लागत से त्रिमूर्ति नगर से लेकर 90 क्वार्टर की रोड बन रही है। और उसके बीच में हम सुंदर एक पेड़ पौधे लगा के बीच में लोगों की सैर के लिए टाइल्स भी लगा रहे हैं, जो कि त्रिमूर्ति नगर और हमारे वार्ड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा वार्ड में हमने अभी इस बार अपने बजट से लगभग 6 से 7 रोडें भी बनाई हैं। और इसके बाद एक संचार नगर की रोड बचती है, जो मुख्य मार्ग संचार नगर का है, सिर्फ वो रोड हमारे वार्ड की बच रही है, तो उसमें प्रयास रहते हैं हम। बड़ी रोड है उसको भी हम बनवा देंगे। संचार साई कॉलोनी की पूरे रोडें बन चुकी हैं जी। कृष्णा नगर की 90% रोड बन चुकी हैं, 2 रोडें बस बची हैं। और कसौदन नगर की कुछ रोडें बची। लगभग मैं बताऊंगा आपको कि 50% से 60% जो रोडें नहीं बनी थी वार्ड की, वो 2 साल होने के पहले बन चुकी हैं। 2 से लगभग 2.5 साल का कार्यकाल आपका पूर्ण हो चुका है पार्षद के रूप में, तो आपने वार्ड की तस्वीर किस प्रकार से बदली है और आने वाले 2.5 साल में आप किस प्रकार से तस्वीर को बदलना चाहेंगे? चूंकि मेरे वार्ड का क्षेत्र बड़ा था तो सड़कों की काफी समस्याएं थी, तो मैंने सबसे पहले अपने 2 साल के बजट में सड़कों पर ध्यान दिया। और गायत्री देवी मंदिर वाले जो मुख्य मार्ग है, चाहे कृष्णा नगर में एक भी रोडें नहीं थी। आज की डेट में आप देखो तो वहां पर लगभग 8 से 9 कुलियों की रोड बन चुकी हैं, सिर्फ 1 या 2 रोड बची हैं। संचार साई कॉलोनी की पूरी रोडें बन चुकी हैं, सिर्फ 1 रोड बची है। कसौदन नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए वहां पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वहां भी मैंने रोडें बनवाई हैं। इसके बाद इस साल से बजट में त्रिमूर्ति नगर और 90 क्वार्टर मैं इस बार और अगले साल तक पूरी नालियां बना के तैयार हो जाएंगी। और जैसे हमारे वार्ड में एक मनमोहन नगर पार्क है, जहां पर क्षेत्र के काफी बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सभी लोग, युवा आते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर सुबह शाम सैर करने टहलने लोग आते हैं। तो वहां पर 10 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ। अभी 8 लाख की लागत से एक चारों तरफ की नाली बन रही है। वहां पर 2 लाख की लागत से शेड भी बनाया गया है, सुंदर लाइटिंग की गई। लगभग वहां पर 25 लाख का काम अभी 2 सालों के अंतर्गत हुआ है। जगह जगह की आपने अपने वार्ड की रोड की सड़कों की तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी मनमोहन पार्क का आपने नाम लिया, जिसमें हम वरिष्ठ जनों का वार्ड के लगभग ध्यान रख रहे हैं, परंतु वार्ड कहीं ना कहीं अभी भी अधूरा नजर आता है। क्योंकि हमारा वार्ड बहुत बड़ा है और जिसमें लगभग 15 से 16 कॉलोनियां आती हैं, तो जो सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा कसौदन नगर वाला, उस वाले बेल्ट में इतने ज्यादा बड़ा है। और पार्षद मत चूंकि लास्ट ईयर तक 30 लाख था, अभी 38 लाख हुआ है। और जो इस समय पार्षद मत की पेमेंट नगर निगम द्वारा नहीं दी जा रही है, इसके कारण बहुत समस्याएं आती हैं। ठेकेदार काम करने से हिचकिचाते हैं। कई काम ऐसे हैं जिनके 3-3, 4-4 बार टेंडर कॉल हुए हैं, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उस रोड को बनाना नहीं चाहते हैं। शायद अब नगर निगम ने ऐसे कुछ नियम बनाए हुए हैं, या पेमेंट में इतना डिले होता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो सैंक्शन हो चुके हैं जी। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर, हम भी प्रयास करते हैं कि कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर उनको रोडों बनाए। तो ऐसे लगभग अभी 10-15 लाख की रोडें और हैं जो सैंक्शन तो हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनके टेंडर कॉल होने पर कोई उनको अप्लाई नहीं कर रहा। तो संभवतः हम प्रयासरत रहेंगे कि उनको भी जल्द से जल्द हम बनवाएं, ताकि हमारे वार्ड में जो कमी दिख रही है उसको भी हम पूरी कर सकें। वार्ड की तस्वीर बदली जाएगी 2.5 साल के कार्यकाल में, और आगे भी बदलते रहेंगे जतिन राज जी, ऐसा इनका कहना है। जतिन राज जी, एक युवा वर्ग का बहुत बड़ा समूह आपसे जुड़ा है, काफी प्रचलन है आपके नाम का, और लगभग विजयनगर के क्षेत्र में अगर किसी नेता को ढूंढा जाता है तो सबसे सर्वप्रथम जतिन राज जी का नाम आता है। परंतु आपके ही साथ का एक कार्यकर्ता, आपका लगभग मित्र जिसको कहा जाता है, उसके साथ इतनी हृदय विदारक घटना एक थाने के अंदर कैसे? क्योंकि ये एक दर्दनाक हादसा था
और इसके लिए बार बार कई संगठन द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा और अन्य सामाजिक संगठन द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर आजकल हमने देखा सोशल मीडिया का भी कोई लिमिट नहीं है, कोई दायरा नहीं बचा है। चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हों और चाहे किसी धर्म के भगवान ही क्यों ना हो, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो अपनी राजनीति बनाने के लिए किसी भी पार्टी के शीर्ष नेता को, चाहे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे माननीय सोनिया गांधी जी, मतलब इस तरीके से कमेंट या इस तरह की पिक्चर डालते हैं। इवन लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं सोशल मीडिया में, एक दूसरे के धर्म पे लांछन लगाने के लिए या अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाने के लिए अनेकों प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। महापुरुषों के बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। भारत का इतिहास ही बदलने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। इसी तरह की एक घटना हमारे विजयनगर में हमारे साथी उमेश वर्मा जी, जो कि मेरे बहुत ही बचपन के मित्र थे, वो भी एक विजयनगर में एक जो ग्रुप चल रहा था उसमें सोनिया गांधी जी के बारे में लगातार कई दिनों से अभद्र अशोभनीय टिप्पणी आ रही थी, जिसका उन्होंने बार बार विरोध किया था। कुछ ऐसी पिक्चरें लोगों ने डाल दी जो कि आज हम किसी पार्टी से जुड़े हैं और हम पार्टी से नहीं भी जुड़े होते तो शायद किसी महिला के बारे में ऐसी पिक डालने के पहले हमारी मानसिकता और हमारे चरित्र पर हमको खुद एक शर्म आना चाहिए कि हम किसी महिला के बारे में ऐसी पिक डाल रहे हैं। क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति कभी ऐसी नहीं रही कि हम किसी भी महिला के बारे में ऐसा लांछन लगाएं या इस तरीके की अभद्र और इतनी बड़ी लेडी के मामले में। लेकिन हमारा दोस्त वो चीज सहन नहीं कर पाया, उसने उस बात का विरोध किया और उस बात का विरोध करने पे चूंकि वो असामाजिक तत्व ही थे और उनके पुराने भी रिकॉर्ड हैं और ऐसे नहीं, वो कई बार मीसा और इस तरीके के कई अपराधों और हत्या के प्रयास जैसे कई मामले उन पर चल रहे हैं, तो उन लोगों के द्वारा ये पिक डाली गई थी और उनका किसी पार्टी में कोई वर्चस्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। लेकिन चूंकि एक मानसिकता की बात होती है, उस तरह की पिक का मेरे साथी ने विरोध किया तो उन्होंने समझाइश के बाद भी, दोनों पक्षों में समझाइश फोन पे हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने उसको रात को अकेले बुला लिया और जब वो वहां पर पहुंचा तो उस पर हमला कर दिया। हम लोग भी पीछे पहुंचे लेकिन वो हमला इतना ज्यादा था कि जब तक हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर कुछ समय बाद चोटें उसको इतनी गंभीर थी कि हमारा साथी हमारे बीच में नहीं रहा। इस बीच कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे सवालिया निशान तो उठाए होंगे और आपके भी मन में ये बात करौंदी होगी कि आपके साथ का ही एक साथी जो कि थाने के आसपास ही चोटिल हुआ है। बिल्कुल, ये घटना अहिंसा चौक से चालू हुई थी और अहिंसा चौक पर एक 100 नंबर वाली गाड़ी हमेशा खड़ी ही रहती है और थाने से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ये घटना हुई। एक बार नहीं, 2 बार हुई, वहीं पर हुई और उस सब घटना के बाद भी उन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं या पुलिस की हम इसको नाकामी कहें कि वो जो जिला बदर का अपराधी है जिसके ऊपर कई संगीन मामले चल रहे हैं, अभी भी कई बार खबरें आती हैं कि वो खुलेआम घूम रहा है और अभी तक वो बाहर है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा, पुलिस के लोगों के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। वो खुलेआम आराम से घूम रहा है और हो सकता है कि कभी कोई फिर वो संगीन वारदात कर दे, लेकिन पुलिस को उसके बाद भी कोई शर्म नहीं आ रही और उसके बाद भी कई छोटी-छोटी घटनाएं विजयनगर क्षेत्र में होती रहती हैं। पूरे क्षेत्र में शराबखोरी का माहौल रहता है जिसका हम समय समय पर हम कई बार थाने में घेराव करते हैं। एसपी महोदय को ज्ञापन भी देते हैं कि उनको खुद राउंड लगा के देखने चाहिए कि विजयनगर जो कि इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर 10,000 से ऊपर अच्छे सोसाइटी के लोग रह रहे हैं। शराबखोरी को लेके अभी मन में एक सवाल आया। एक समय मैंने आपको शराबखोरी को लेके ही एक मशाल जुलूस करते देखा था, तो लगभग कितने आंदोलन आप शराबखोरी को लेकर विजयनगर में कर चुके हैं? शराब बंद जब से दुकान खुली थी विजयनगर में, उसके 6 महीने बाद से ही हमने इस शराब की दुकान का शुरू से विरोध किया है और एक बार तो हम लोगों को लिखित आश्वासन भी मिल गया था कि ये दुकान यहाँ से अलग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने टाइम पीरियड ज्यादा दे दिया था। फिर उसके बाद फिर उसमें रिटेंडर कॉल हो गया। लगभग 5-6 साल से मुझे याद है कि हम इस शराब दुकान का लगातार विरोध कर रहे हैं। इस साल भी हमने विरोध चालू किया था, लेकिन उसके बाद ही जस्ट ये हमारे दोस्त के साथ जो घटना हो गई तो हम उसके कारण इस बार सिर्फ शुरुआत में ही सिर्फ विरोध कर पाए और आगे हम उस आंदोलन को नहीं बढ़ा पाए। आगे प्रयासरत रहेंगे कि इस दुकान को यहाँ से कहीं अलग शिफ्ट किया जाए। पार्षद होने के साथ साथ
आप उत्तर मध्य विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, तो कैसे ये जिम्मेदारियां दोनों एक साथ निभाते हैं? बहुत बड़ी बात नहीं है कि पार्षद होने के साथ में युवक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, क्योंकि ये रास्ता मैंने खुद अपने लिए चुना है। तो जो भी मुकाम मुझे क्षेत्रीय जनता ने प्यार दिया, तो मेरे फर्ज है कि मैं पहले अपने वार्ड का काम पूरा करूं, और उसके साथ साथ जिस संगठन ने मुझको भरोसा करके टिकट दी थी, तो ये भी मेरा पूरा दायित्व बनता है कि उस संगठन के लिए मैं काम करूं, और जो भी विपक्ष में रह के गलत काम हो रहे हैं, जबलपुर शहर में जो भी विकास की गति रुकी हुई है, उसके लिए मैं आंदोलनरत रहूं या समय समय पर कार्य योजना बनाकर उसके लिए आंदोलन करूं। तो दोनों काम को मैं करने के लिए संघर्षरत रहता हूं, और शायद अभी तक ठीक काम भी कर रहा हूं। आने वाले समय में जतिन राज जी को क्या उत्तर मध्य विधानसभा का दावेदार माना जा सकता है? क्योंकि हम लोगों का काम ये होता है, हम युवक कांग्रेस में काम कर रहे हैं, पार्टी ने मुझे पार्षद पद के लिए टिकट दी, वहाँ पर मुझे विजयश्री भी मिली। हमारा काम ये नहीं होता कि हम किसी लक्ष्य को या अपने लालसा के लिए कि हमें विधायक या सांसद बनना है, परंतु कहीं न कहीं आपकी लोकप्रियता उत्तर मध्य विधानसभा में ज्यादा है, इसलिए प्रश्न किया गया है आपसे। ये तो पार्टी का काम होता है। हमारे उत्तर मध्य विधानसभा में कई सीनियर लीडर भी हैं, कई यूथ के भी साथी हैं। पार्टी जिस भी व्यक्ति को टिकट देगी, हम लोग उसका सम्मान करेंगे, और हमारा लक्ष्य ये होगा कि हम उत्तर मध्य विधानसभा के साथ साथ पूरे संस्कारधानी और मध्य प्रदेश में इस बार सरकार बनाए। जबलपुर में किन समस्याओं को लेकर कभी कभी आप चिंतित हो जाते हैं? जतिन जी, पार्टी में आने वाले समय में हम आपको किस रूप में देख सकते हैं? संगठन की बात करें अगर, तो किस पद पे आप आने वाले समय में दिखेंगे? अभी तो चूंकि मैं युवक कांग्रेस में काम कर रहा हूं, और मेरी अभी आगे युवक कांग्रेस में ही काम करने की इच्छा है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जिस बड़े पद पर जा सकूं, युवक कांग्रेस में कार्य करना चाहूँगा। और पार्टी के ऊपर है फिर, और आला अधिकारी के ऊपर है कि उनको भी मुझे पर काबिलियत होगी तो मुझे कोई नया दायित्व सौंपेंगे। आने वाले समय में किस प्रकार के आंदोलन आप जनता के लिए उठाएंगे, जनता की आवाज बनेंगे? जबलपुर शहर में हमने देखा कि कटनी हो, सतना हो, रीवा हो, ये आज की डेट में कहीं ना कहीं जबलपुर को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखा छोटे छोटे शहरों में फ्लाईओवर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, लेकिन जबलपुर शहर कहीं ना कहीं विकास से अछूता है। बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ फ्लाइट चालू होती हैं, कभी बंद हो जाती हैं। हम अभी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मामला, जो कि अभी इंदौर में मैच हुआ, ये बहुत गौरव की बात है हमारे मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन हम चाहेंगे कि जबलपुर शहर में एक स्टेडियम बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ताकि हमारे खिलाड़ियों को और जबलपुर शहर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए। तो इसके लिए हम स्टेडियम बनाने के लिए हम एक मुहिम चालू करने वाले हैं, जिसको हम पूरे शहर में चालू करेंगे, और जब तक कि हमें कुछ अच्छा उत्तर नहीं मिल जाता, जब तक हमें आश्वासन नहीं मिल जाता, हम उस लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जबलपुर में लाने के लिए संघर्ष रहें। माननीय तनखा जी से भी हम इसके लिए बात करेंगे। हम लोग जाते जाते क्या संदेश युवाओं के लिए, युवाओं आने वाले युवा वर्ग जो राजनीति में आना चाहते हैं, या जबलपुर की आम जनता के लिए? जबलपुर की आम जनता और हमारे युवाओं को बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा भारतवर्ष शुरू से ही, चूंकि मिश्रित हमारे यहाँ पर व्यवस्था चली है, हमारे यहाँ पर एक जैसे जबलपुर का नाम तो संस्कारधानी है, और भारत भी संस्कारों के नाम पर ही जाना जाता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारा जो युवा वर्ग है वो अपने संस्कारों को ना भूले। और आजकल हमने देखा है कि धर्म के लेके बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान का नाम है ही, मैं जो व्यक्ति निवासी है वो हिंदू है, सबसे पहले वो हिंदुस्तानी है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो या पंजाबी हो। तो धर्मों के नाम पर यदि हिंदुस्तान टूटेगा तो निश्चित तौर पर भारतवर्ष को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो मेरा सभी युवाओं से यही संदेश है और उनसे निवेदन है कि सभी लोग, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदुस्तानी ही समझें। कोई व्यक्ति ये शायद मेरे हिसाब से नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान का बुरा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये बात हम युवाओं को ही समझना पड़ेगी, नहीं तो आने वाले समय में हम अपने ही हिंदुस्तान अपने ही गृह मामले में उलझा रहेगा और बाकी देश उन्नति करते रहेंगे। एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा जतिन जी, हो सकता है 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की स्थिति देख रही है, कांग्रेस सत्ता में आए, तो किस चेहरे को आप मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? वैसे तो ये काम माननीय राहुल जी और सोनिया जी
आपकी का है। व्यक्तिगत राय? मेरी व्यक्तिगत राय में हमारे मध्य प्रदेश के जो सबसे शीर्ष नेता हैं माननीय कमलनाथ जी, और जिनके पास पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी संख्या में टीम है, अच्छे लोग हैं और जिनका नेतृत्व क्षमता भी बहुत है। इन्होंने केंद्र में रहते हुए कई सालों तक मंत्री पद संभाला है। तो जो मेरी व्यक्तिगत सोच है, शायद कमलनाथ जी का चेहरा यदि मध्य प्रदेश में आएगा तो निश्चित तौर पर सरकार बनना चाहिए। विवेक तनखा जी भी एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। बिल्कुल, तनखा जी भी, जो कि ये तो संस्कारदानी के लिए बहुत गौरव की बात होगी यदि तनखा जी को इस पद के लिए आगे लाया जाएगा। आज हमारे साथ थे जतिन राज जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में जबलपुर के लिए किस प्रकार के विकास कार्यों में ये अपना सहयोग देंगे। आज जाते जाते मैं डिजिटल टॉक शो से विदा लेता हूँ। मैं सृजन शुक्ला आपको अगले एपिसोड में फिर एक शहर की एक महान हस्ती, हमारी राजनीतिक हस्ती या चाहे वो व्यावसायिक हस्ती हो, हम आपसे मिलेंगे।